Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.roadis.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon. सो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर पार्लियामेंट. आज हम देखेंगे बजट इन द पार्लियामेंट. जब बजट पेश होता है पार्लियामेंट में उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है सारा. जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट है उसको कहीं भी नहीं दे रखा है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को रेफर किया गया है वो एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर किया गया है. और बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 112 में. और जो बजट है इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर. कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना जो खर्चा होगा या फिर कितना कहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो सारे के बारे में किस में दिया जाता है? बजट में. और विच बिगिन ऑन 1 अप्रैल. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से. और एंड कब होता है? 31 मार्च को. टिल 2017 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो 2 बजट लाती थी. एक होता था रेलवे बजट, सेकंड होता था जनरल बजट. जो रेलवे बजट था वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट 1921. यानी कि 1921 में जो ये कमेटी थी एक्वर्थ कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप जनरल बजट से जो रेलवे बजट है उसको अलग कीजिए, जिसके तहत 1924 में इन दोनों को अलग किया गया. रीजन क्या था इस चीज के लिए इन दोनों को सेपरेट करने का? टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेलवे फाइनेंस, ताकि जो रेलवे का फाइनेंस है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके. बिकॉज उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो उनको क्या था, उनको सिर्फ अपने तक मतलब था. वो सिर्फ क्या चाहते थे कि जो हमारी उस चीज से भलाई हो, क्योंकि वो इंडिया से जो था माल वगैरह वो बाहर ले जाते थे थ्रू रेलवेज. तो इसके लिए वो चाहते थे कि जो रेलवेज है उसके लिए ज्यादा फंड आए, तो उन्होंने इसलिए इन दोनों को सेपरेट करवा दिया था. तो सेकेंड क्या था? टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो उनका बिजनेस चलता था वो रेलवे के थ्रू चलता था. वो जितना भी सामान इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेजते थे वो रेलवेज के थ्रू जाता था. तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसमें ज्यादा डेवलपमेंट्स हो, उस चीज के लिए उन्होंने रेलवे के बजट को अलग करवाया जनरल बजट से. और क्या था कि रेलवे के पास जितना भी प्रॉफिट आता है वो सारा रेलवे ही अपने डेवलपमेंट में लगाए. बिकॉज अगर ये दोनों बजट एक साथ रहेंगे तो वो जो रेलवे का पैसा आएगा वो और कामों में भी यूज होगा. तो 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर से जो रेलवे का बजट था और जो जनरल बजट था उनको मर्ज करके उसको नाम दिया यूनियन बजट. तो नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या है? The Constitution of India contain the following provisions with regards to the enactment of a budget. और बजट के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? सबसे पहला है द प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both the House of Parliament a statement of estimated receipt and expenditures of the government of India for that year. कि जो भी खर्चे का पूरा प्लान वगैरह डाटा वगैरह बनाया जाएगा, कि कितना जो रिसिप्ट वगैरह आएगी, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, उसका जितना भी एस्टिमेशन वगैरह बनाया जाएगा पूरा फॉर्म में, यानी कि पूरी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट टाइप, तो उसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने कौन रखेंगे? प्रेसिडेंट रखेंगे. नेक्स्ट आता है नो डिमांड फॉर द ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. कि जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो. नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉज. अगर लॉ के द्वारा बोला गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो उसी के लिए निकाला जाएगा, उसके बिना किसी भी और चीज के लिए वहां से नहीं निकाला जा सकता. एंड नो मनी बिल imposing tax shall be introduced in the parliament
कोई भी ऐसा मनी बिल जो टैक्स इम्पोज कर रहा है उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अगर उसको प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करते। एंड सच अ बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, और ऐसे बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट आता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ अ लॉ, कि जो अथॉरिटी किसी को जिसको दी गई होगी टैक्स कलेक्ट करने की तो वो ही कर सकते हैं उसके बारे में। और जो पार्लियामेंट है कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। जो पार्लियामेंट है वो टैक्स को रिड्यूस कर सकती है, उसको बिल्कुल अबॉलिश कर सकती है, बट उसको इंक्रीज नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रोल और पोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द इनैक्टमेंट ऑफ अ बजट। और कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या डिफाइन कर रखा है कि दोनों हाउसेस का क्या रोल होगा बजट को बनाने में, बजट को इनैक्ट करने में उनकी क्या पोजीशन होगी, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एम्बॉडीड इन द बजट शैल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि जो एक्सपेंडिचर बताया जाएगा बजट में, जो कितना खर्चा होगा, तो उसमें इन दोनों को सेपरेटली बताया जाएगा, कितना एक्सपेंडिचर चार्ज होगा और कितना एक्सपेंडिचर मेड होगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। So next is the expenditure charged on the consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of a parliament. जो एक्सपेंडिचर चार्ज होगा ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसको पार्लियामेंट की वोट के लिए नहीं भेजा जाएगा। एक्सपेंडिचर चार्ज मतलब कि जो सैलरीज वगैरह दी जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज। तो नेक्स्ट आता है चार्ज एक्सपेंडिचर्स। चार्ज एक्सपेंडिचर इज अ नॉन वोटेबल बाय अ पार्लियामेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पे जो पार्लियामेंट है वो वोट नहीं कर सकती। दैट इट कैन ओनली बी डिस्कस बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकती है। वाइल द अदर टाइप हैज टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट, बट जो अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन पे पार्लियामेंट वोट कर सकती है। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या आती हैं, सैलरीड अलाउंसेस आती हैं, किसकी, प्रेसिडेंट की, और अदर एक्सपेंडिचर जो होते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के वो, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी सैलरीड अलाउंसेस को भी कहाँ से लिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, और वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं। सो नेक्स्ट आती है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन, और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी पेंशन यहाँ से आती है। और हाई कोर्ट के जज की सैलरी कहाँ से आती है, वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से आती है। सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन किसकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट इज जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है और उसके मेंबर है उनकी सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसके, सुप्रीम कोर्ट के, जितने भी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एक्सपेंसेस हैं, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहीं से आते हैं। और जितने भी डेट चार्जेस हैं फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, तो वो भी कहाँ पे आएंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर में आएंगे, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है स्टेजेस इन इनैक्टमेंट, कि बजट को इनैक्ट करने में कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो 6 स्टेजेस होती हैं बजट को बनाने के लिए। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, सेकंड इज जनरल डिस्कशन, नेक्स्ट इज स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कम्युनिटी, नेक्स्ट इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ अ फाइनेंस बिल। सब हम वन बाय वन देखेंगे इनको। सबसे पहली है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। So conventionally, the budget is presented to the Lok Sabha by the finance ministers on last working day of a February. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, ये सिर्फ कन्वेंशनली है कि एक रीत टाइप चली आ रही है कि जो बजट है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किस दिन, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा फरवरी का। अगर फरवरी 28 डेज की है तो 28 को, अगर 29 डेज की है तो 29 को। Since 2017, the presentation of the budget has been advanced to 1st February.
बट 2017 से जो बजट प्रेजेंट किया जा रहा है वो 1 फरवरी को किया जा रहा है। द बजट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू द हाउस इन 2 और मोर पार्ट्स, यानी कि बजट को हाउस में 1, 2 या फिर 2 से ज्यादा पार्ट्स में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। एंड देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डे ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस, यानी कि जिस दिन बजट को प्रेजेंट किया गया है हाउस में उस दिन बजट पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। और जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे प्रेजेंट द बजट, उस दिन वो अपनी स्पीच देंगे, उस स्पीच को क्या बोला जाएगा? बजट स्पीच। और एट द एंड ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद लोकसभा में जो बजट है इज लेड बिफोर द राज्यसभा, तो उसको राज्यसभा के सामने रखा जाएगा, विच कैन ओनली डिस्कस इट एंड हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर अ ग्रांट, कि जो राज्यसभा है वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकती है बट उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो अपनी डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट कर सके। सो नेक्स्ट आता है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में क्या आता है? जनरल डिस्कशन ऑन बजट बिगेन्स अ फ्यू डे आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन, कि जिस दिन बजट को प्रेजेंट किया गया हाउस में तो उसके कुछ दिन बाद ही उस पर जनरल डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट टुक प्लेस इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों हाउसेज में होगी और ये कम से कम 3 या 4 दिन के लिए होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल, तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो एज अ होल बजट को डिस्कस करेगी एंड नो कट मोशन कैन बी मूव्ड, बट यहाँ पे कोई भी वो कट मोशन मूव्ड नहीं कर सकती है। यानी मैंने आपको कट मोशन पहले भी समझाए थे कि यहाँ पे वो क्या है, किसी भी ग्रांट को रिड्यूस नहीं कर सकती है। और नॉर कैन बी बजट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ द हाउस, और ना ही वो बजट को हाउस की वोट के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज, जितनी भी चेंजेस होगी वो यहाँ पे होंगी। आफ्टर द जनरल डिस्कशंस ऑन द बजट इज ओवर, जैसे ही जनरल डिस्कशन ओवर होगी तो हाउसेस को वहां पे एडजर्न कर दिया जाएगा 3-4 वीक्स के लिए। और उस गैप पीरियड में क्या होगा, जितनी 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज है पार्लियामेंट की, उनको बजट दिया जाएगा एग्जामिन करने के लिए एंड डिस्कस इन डिटेल द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन देम। और यहाँ पे ये जो कमेटीज होंगी वो उस बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगी, उसको डिटेल में एग्जामिन करेंगी और उस पर अपनी रिपोर्ट देंगी कि जो जो डिमांड फॉर ग्रांट मांगी गई है क्या वो सही है या फिर नहीं। These reports are submitted to both the House of Parliament for consideration, और ये जो रिपोर्ट्स होगी वो दोनों हाउसेस को ही सबमिट की जाएगी। So नेक्स्ट आता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। तो इसमें क्या होगा, इन द लाइट ऑफ रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, या जो रिपोर्ट दी गई होगी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा, द लोकसभा टेक्स अप वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, तो उसके बेसिस पे जो लोकसभा है वो वोट करवाएगी डिमांड फॉर ग्रांट के लिए। द डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, जो डिमांड्स होंगी वो प्रेजेंट की जाएंगी मिनिस्ट्री वाइज। और डिमांड ग्रांट कब बनेगी, जब उसको पूरी वोट मिल जाएगी वहां से। नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट शुड बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट इज वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ द लोकसभा, कि जो वोटिंग की पावर है डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वो सिर्फ लोकसभा के पास ही है। राज्यसभा हैज नो पावर ऑफ वोटिंग द डिमांड, यहाँ पे राज्यसभा के पास डिमांड के लिए वोट करने की कोई भी पावर नहीं है। सेकेंड इज वोटिंग इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, जो वोटिंग होगी वो सिर्फ उसी पार्ट पे होगी जो वोटेबल पार्ट है, यानी कि उस पर वोट की जा सकती है। The expenditure charged on the consolidated fund of India is not submitted to the board, यानी कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का वो बोर्ड के लिए सबमिट नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर चार्ज कौन सा, मैंने आपको अभी पहले बताया था। ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय द लोकसभा, सारी डिमांड्स को सेपरेटली वोट किया जाएगा लोकसभा के द्वारा। एंड इस स्टेज पे द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डिस्कस द डिटेल ऑफ द बजट, और यहाँ पे जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड दे कैन ऑल्सो मूव मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट, तो यहाँ पे वो मोशन भी मूव कर सकते हैं उनकी डिमांड ग्रांट
एनी डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब जितना पैसा उनके लिए मांगा गया है, डिमांड किया गया, उसको रिड्यूस कर सकती है यहाँ पे मोशन पास करके। एंड सच मोशंस आर कॉल्ड नॉन एज कट मोशंस। और 3 तरह के होते हैं कट मोशन। फर्स्ट इज पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में क्या आता है? डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड, कि पॉलिसी को ही डिसअप्रूवल कर देना जो उस डिमांड के बारे में थी, और उसमें अमाउंट कितनी रिड्यूस की जा सकती है? टू 1 रुपी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन में क्या आता है? रिप्रेजेंट द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, कि वो इकोनॉमी जो इफेक्ट कर रही है एक्सपेंडिचर को, और वहां पे भी जो अमाउंट है उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक रिड्यूस किया जा सकता है। टोकन कट मोशन में क्या होता है? इट वेंटिलेट अ स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस दैट इज विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी भी जो डिमांड है उसको कितना रिड्यूस किया जा सकता है? बाय ₹100। सो फिफ्थ पॉइंट आता है पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। तो इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉस, कि जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट अगर केस है अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, यानी कि अगर जो लॉ में बोला गया है अगर उसके द्वारा पैसा निकाला जा सकता है, बट अगर उसके बिना किसी और केस में पैसा नहीं निकाला जा सकता। एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसके थ्रू मनी की डिमांड की जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, एंड ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट, यानी कि जो मनी इसमें से निकालनी है आपको इस फंड में से, तो वो क्या मीट करती होनी चाहिए? द ग्रांट वोटेड बाय द लोकसभा, यानी कि वो ग्रांट वोट किसके द्वारा की जाए? लोकसभा के द्वारा। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या तो वो एक्सपेंडिचर चार्ज हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर क्या क्या आता है। The appropriation bill become the appropriation act after it is assented by the president। जैसे ही उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, और उसके बाद आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल सकते हो। दिस टेक टाइम्स एंड यूजुअली गोज ऑन टिल द एंड ऑफ अप्रैल, और ये जो चीज है वो टाइम लेती है, और वो कब तक चलता है? एंड ऑफ द अप्रैल तक। बट द गवर्नमेंट नीड मनी टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है आफ्टर 31 मार्च अपनी जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको कैरी करने के लिए। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ये पावर दी है टू मेक एनी ग्रांट एडवांस इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि जितना खर्चा होगा उस फाइनेंशियल ईयर के उस पार्ट के लिए, तो उसके लिए जो लोकसभा है वो ग्रांट बना सकती है, ग्रांट दे सकती है। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ अ फाइनेंस बिल। तो इसमें क्या होगा कि फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस टू गिव अफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। कि फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा किस चीज के लिए? तो उस साल के लिए जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको अफेक्ट देने के लिए। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशंस एप्लीकेबल टू द मनी बिल। जो भी कंडीशंस मनी बिल के लिए एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पे भी होंगी। अंडर द एप्रोप्रिएशन बिल जो अमेंडमेंट्स थी कैन बी मूव इन द केस ऑफ अ फाइनेंस बिल, यानी कि अनलाइक एप्रोप्रिएशन बिल में जो थी अमेंडमेंट्स नहीं की जा सकती थी, द अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड इन केस ऑफ अ फाइनेंस बिल, यानी कि फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स है वो मूव की जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट ऑफ 1931, द फाइनेंस बिल मस्ट बी एनैक्टेड विद इन द 75 डेज। इस एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि जो फाइनेंस बिल है वो विद इन द 75 डेज इनैक्ट हो जाना चाहिए। द फाइनेंस एक्ट लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट, यानी कि ये जो फाइनेंस एक्ट होता है इसके बाद जो बजट इनैक्ट करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और इनके बिना कुछ और ग्रांट्स होती हैं, अदर ग्रांट्स, उनमें कौन सी आती है? सबसे पहली है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या बोला गया? इट इज अ ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट authorized by the parliament through the appropriation act for a particular service of for a current financial year is found to be insufficient for that year,
कि जो एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू अमाउंट दी गई थी उस साल के लिए वो कम लग रही है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो इनसफिशिएंट है, तो उस चीज के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट आता है एडिशनल ग्रांट्स। इसमें क्या है, इट इज ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर additional expenditure upon some new services not contemplated in the budget for that year। कि कोई ऐसी सर्विसेज जिनके बारे में उस साल के बजट में नहीं बोला गया था, उनके लिए एक्सपेंडिचर नहीं दिए गए थे, तो उस चीज का खर्चा करने के लिए एडिशनल ग्रांट्स दी जाएंगी। नेक्स्ट इज एक्सेस ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस। कि जितनी सर्विस ग्रांट उस सर्विस के लिए दी गई थी, अगर उससे ज्यादा पैसा उस चीज के लिए खर्च कर लिया गया है तो उसके लिए एक्सेस ग्रांट दी जाएगी। बिकॉज अगर उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च कर लिया गया है तो जितनी बाकी जो पैसे बचे थे वो कम पड़ जाएंगे जो बाकी और सर्विसेज के लिए दिए गए थे बजट में। सो नेक्स्ट आता है वोट ऑफ क्रेडिट। इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए तो उस चीज को मीट करने के लिए ये ग्रांट दी जाती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल ग्रांट। इट इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस। ये ग्रांट एक स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती है एंड फॉर्म नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। और ये किसी भी करंट फाइनेंशियल ईयर के पार्ट नहीं बनाती। नेक्स्ट इज टोकन ग्रांट। It is granted when the funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available for a reappropriation. नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा फंड्स। तो फंड्स में क्या है, तीन तरह के फंड्स होते हैं। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267। सबसे पहले हम देखेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट इज अ फंड टू विच ऑल रिसिप्ट्स आर क्रेडिट एंड ऑल पेमेंट्स आर डेब्ट। और ये वो फंड है जिसमें जितने भी सारे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वो इसमें डाले जाते हैं और जितनी भी पेमेंट्स होती है वो सारी इसी में से ली जाती हैं। इन अदर वर्ड्स और क्या कहा जा सकता है कि जितने भी रेवेन्यूज रिसीव्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो किस में डाले जाते हैं, इस फंड में। और जो लोन्स रेज्ड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल, लोन्स एंड वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। और जितनी भी ऑल मनीज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जितनी भी अदर मनी रिसीव्ड कर दिया गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जो लोन्स रीपेमेंट में आती हैं वो सारी इस फंड में ही जाती हैं। All the legally authorized payments on the behalf of Government of India are made out of this fund। और जितनी भी लीगली पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से वो सारी इसी फंड में से होती हैं। एंड नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉज। कि कोई भी मनी इस फंड में से तब तक नहीं निकाली जा सकती है जब तक वो पार्लियामेंट्री लॉज के अकॉर्डिंग ना हो। नेक्स्ट आती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या है, ऑल अदर पब्लिक मनी, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया उसके बिना अगर कोई और मनी बचती है वो सारी कहाँ पे आएगी, वो सारी आएगी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। और इसमें क्या आता है, इंक्लूड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रिमिटेंस एंड सो ऑन। जो ये अकाउंट है वो ऑपरेट किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। इस अकाउंट में से अगर आपको पेमेंट लेनी है तो बिना पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के भी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इनटू विच अमाउंट डिटरमाइंड बाय द लॉज आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि जितनी इसमें पेमेंट की जरूरत होगी, जितनी लॉज के दौरान डिटरमाइन की होगी वो टाइम टू टाइम इसमें डाली जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनैक्ट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो इसके थ्रू ही पार्लियामेंट ने एक्ट निकाला, दैट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट। This fund is placed at the disposal of the parliament and he can make advance out of it to meet unforeseen expenditure। तो इस फंड में से पैसे किस चीज के लिए निकाले जाएंगे, कोई ऐसा खर्चा, कोई अनफॉर्चुन, कोई मतलब एकदम सिचुएशन पैदा हो गई जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई है, फिर कोई
सुनामी वगैरह या भूचाल वगैरह, उसके लिए कोई पैसा लेना हो तो वो इस फंड में से लिया जाएगा। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। तो यहाँ पे फंड कौन हेल्ड करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी। किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।